अच्छा, तो अब मुझे अपना तारुफ भी करवाना होगा। कौन? सबा? यार कहाँ है तू? 1 साल बाद तेरी आवाज सुन रही हूँ। बिना किसी को खबर किए अचानक लाहौर से गायब हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है हम कितना परेशान थे? हाँ, इतने परेशान थे कि मेरी प्यारी सी दोस्त शीरी ने एक हैंडसम लड़के से शादी कर ली और कराची आकर सेटल भी हो गई। अच्छा वैसे बता, अच्छा लड़का है ना? तेरा ख्याल तो रखता है? लेकिन मजाक करने की आदत नहीं है। हाँ, बहुत ख्याल रखता है। अच्छा ये बता तू कहाँ है? दोबारा घर गई थी? घर का रास्ता तो याद नहीं, और मासी की भी हर याद मिटा चुकी हूँ मैं। यही कराची में हूँ, और कहाँ जाना है मुझे? कराची? क्या वाकई? आखिर ये चक्कर क्या है? अरे यार कोई चक्कर वक्कर नहीं है। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वहाँ पर जॉब कर रही हूँ मैं। किराए के पोर्शन में रहती हूँ, बस आज़ादी से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन शेरी, अब मैं चाहती हूँ कि ना तेरी तरह घर बसा लूँ मैं और अपनी लाइफ सेटल कर लूँ। ग्रेट। अच्छा ये बता, अगर तूने मुझे अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया तो? अरे क्यों नहीं यार, सारे इंतजामात मेरी शादी के तूने ही तो करने हैं। अच्छा शेरी, मुझे एक मीटिंग में जाना है यार, बस रेडी होके अब निकलूंगी मैं तो उससे बाद में बात करती हूँ। और हाँ, कुछ रोज में तेरे घर चक्कर भी लगाऊंगी। मुझे अपनी व्हाट्सएप लोकेशन सेंड कर देना, ठीक है? ओके यार, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो सबा, कॉल कट कर दी। शकीला आंटी को फोन कर। साढ़े 3,000 स्टेप्स। आज तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्र है रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में कोई हड्डी नहीं तोड़वा ली। बहुत थक गए यार। सही बोल रही यार, आज तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। सही बात है। चल लेमनेड पीते हैं। हाँ चलो। दरवाजा बंद कर, ये ना मालिक मकान को फिर दौड़ा पड़ जाए। सही बोल रही हो। सबा, 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 उठो सबा, 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 क्या हुआ तुम्हें? सबा, सबा। सर उस लड़की का नाम सबा है। वो अपनी दोस्त नौरीन के साथ इसी बंगले के सेकंड पोजीशन पे रहती थी। और सर ये हैं इस घर के मालिक इरफान अली। अच्छा जी इरफान साहब, क्या देखा आपने? ये वाक़या कैसे हो गया? सर वो मैं तो अखबार पढ़ रहा था, एकदम फायर की आवाज़ सुनी मैंने। तो जैसे ही बाहर आया तो दोनों बच्चियां खून में लथपथ पड़ी हुई थी। मेरे तो हाथ पैर भी फूल गए। मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। सर हमलावर ने 3 फायर किए। 2 गोलियां सबा को लगी, एक उसकी गर्दन में और एक सीने पर। और सर एक गोली जो है ना वो नौरीन के कंधे को छूती हुई निकल गई। अच्छा, एम्बुलेंस को रवाना कर दिया? सर बिल्कुल रवाना कर दिया मैंने हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस को। और वो जो लड़की ज़ख्मी हुई है उसका बयान रिकॉर्ड किया? नो सर अभी वो सदमे में है। सर वो कुछ बात नहीं कर पा रही अभी तक। अच्छा इरफान साहब, ये दोनों लड़कियां हैं कौन? सर वो नौरीन तो मेरे एक दोस्त है, उसके कज़न की बेटी है। सर अहले खाना तो हैदराबाद में रहता है। सर वो यहाँ कराची में एक यूनिवर्सिटी में MBA कर रही है। और सवाब सर वो क्या हो गया? मकतूला का नाम आते ही आपकी ज़बान पर ताला क्यों पड़ गया? सर सबा के मुतलिक मैं इतना नहीं जानता। वह इतना पता है मुझे कि वो लाहौर की रिहायशी है और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। इससे ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है। इल्म नहीं मतलब? बगैर छानबीन के एक अकेली लड़की को अपना घर किराए पे दे दिया? सर वो अनवर शेख की सिफारिश पे आई थी।
और अनवर शेख से हमारे पुरानी जान पहचान है, तो उसको मैं टाल नहीं सका। बस उन पे ही एतबार किया और उनको रख लिया था मैंने। अच्छा, अगर अनवर शेख ने मालिक मकान से सबा की सिफारिश की थी तो वो डेफिनेटली उसको जानता ही होगा ना। क्या इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला? मैडम, हमने अनवर शेख से तफ्तीश की है, मगर नतीजा हमारी तवक्को के बरखिलाफ निकला। बस ये बता दें कि सबा के बारे में क्या जानते हैं। सबा, वेल, वो एक ब्रिलियंट और कॉन्फिडेंट लड़की है और मुझे पूरा यकीन है एक दिन बहुत तरक्की करेगी वो। अफसोस, अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आज सुबह ही उसका कत्ल हो गया। कत्ल? मगर कैसे, क्यों, और भला उसे कौन कत्ल कर सकता है? यही सवाल लेकर तो हम आपके पास आए, क्योंकि आप ही की सिफारिश पर इरफान साहब ने बगैर छानबीन किए उसे अपना मकान किराए पर दे दिया। मिस्टर अनवर, कौन कत्ल कर सकता है सबा को? सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ मजीद तावन नहीं कर सकता। सबा एक जिंदा दिल, शौक चंचल लड़की थी। शौक और जिंदा दिल, और क्या जानते हैं उसके बारे में? सच तो यह है कि 10 माह पहले सबा से मेरी एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि लाहौर से आई है, ग्रेजुएट है, उसे अपना कैरियर बनाना है, उसे जॉब और रिहाइश की तलाश थी। तो मैंने उसमें एक स्पार्क देखा, इसीलिए मैंने उसकी सिफारिश इरफान से कर दी। अच्छा, तो क्या आप हर मजबूर लड़की पर इसी तरह मेहरबान होते हैं, या फिर ये सबा का हुस्न था जिसने आपको मजबूर कर दिया? ये आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं मुझसे? सवालात का तो आगाज़ हुआ है। ये बताएं, आज सुबह कहाँ थे? 9 बजे अपने ऑफिस में। इनफैक्ट सुबह 6 बजे ही मैं अपने ऑफिस पहुंच गया था, क्योंकि मुझे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देनी थी, इसलिए। अच्छा, इतवार के दिन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। अनवर शेख, शराफत से बताओ, क्यों कत्ल किया सबा को? क्या रिश्ता था उससे तुम्हारा? एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं आपके साथ ताउन कर रहा था, लेकिन लगता है कि आप लोगों को शराफत की ज़बान रास नहीं आती। आइंदा अगली बार अगर सवाल करना हो ना, तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। चलो अदनान बेटा, आप लोग जा सकते हैं। बिल्कुल मैडम, ना सिर्फ मकान बल्कि सबा को जॉब भी अनवर की सिफारिश पे ही मिली थी, और जॉब भी ऐसी जिसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस और मास्टर्स दरकार था, और सबा तो फ्रेश ग्रेजुएट थी। बहरहाल ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि अनवर और सबा एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन अगर इस कत्ल का शक अनवर पर किया जा रहा है तो उसके पास कत्ल का मोहरिक क्या था? हमने अनवर के ऑफिस के चौकीदार से पूछगछ की है, उसने अनवर के बयान की तस्दीक की है। हो सकता है ये वारदात ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है, या फिर इसके पीछे रकाबत का जज्बा कार फरमा। हम उसके ऑफिस कुलीग से भी पूछगछ कर रहे हैं। देखिए, आप तफ्तीश में इस कत्ल को हर पहलू से जांचने की कोशिश करें। रकाबत के जज्बे के अलावा देखिए, कोई सबा को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था, इस बारे में भी जानने की कोशिश करें। मैडम, ये केस काफ़ी पेचीदा है। ना तो अब तक आलाए कत्ल बरामद हुआ और ना ही अब तक कत्ल के मौरिक का तयन हुआ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस तफ्तीश में हमें हर एंगल से परखना होगा कि क्या कोई ब्लैकमेल कर रहा था इसको, जैसे आयो साहब कह रहे हैं कि रकाबत का अंसर भी हो सकता है, या सबा के माजी में कोई ऐसी बात थी जिससे कोई उसका जानी दुश्मन बन गया। सबा के सेलफोन रिकॉर्ड से हमें कोई नई बात पता चली? मैडम, हमले के वक्त मकतूला का सेलफोन ज़मीन पे गिर के टूट गया था। उसके सेलफोन रिकॉर्ड्स और SMS की ट्रांसक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके सामान से उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं मिला। और वो जो लड़की नौरीन है, 10 महीने से सबा और नौरीन इकट्ठे रह रहे थे। नौरीन के पास इंफॉर्मेशन होगी अच्छी खासी सबा के हवाले से। मैडम, नौरीन की हालत अभी तक संभली नहीं, हो सकता है 2-3 दिन और लगे। देखिए, हम तब तक अपनी तफ्तीश को रोक तो नहीं सकते, और बहुत से तरीक़ों से इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें सबा के हवाले से। अगर सबा के सामान से उसका शनाख्ती कार्ड नहीं मिला तो सबा के मालिक मकान से पूछिए, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसने अपने ID कार्ड की कॉपी ज़रूर लगाई होगी। फिर भी उसके अलावा आप सबा के फिंगरप्रिंट्स भिजवा सकते हैं नादरा को, वहाँ से तस्दीक हो सकती है, इसके तमाम कवायफ मिल सकते हैं, इसका असली नाम क्या है, इसकी फैमिली कौन है, कहाँ रहती रही है।
इन तमाम हवालों से तो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं ना, इतना स्लो क्यों हुआ हुआ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस? दूसरा, कातिल के हवाले से भी जानने के लिए कोई तफ्तीश तेज करे, उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले। बदकिस्मती से इस वारदात की कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और ताहाल ऐसा कोई गवाह भी सामने नहीं आया जो मुलजिम की शनाख्त में मुआवनत कर सके। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या ज़रर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, इस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बुजुर्गों, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा आपकी बेटी सबा मर चुकी है। मर तो वो उसी वक्त गई थी जब उसने दहलीज पार की। देखें, आपके और आपकी बेटी के ताल्लुकात की तफसील मैं बाद में जान लूँगा। पहले आपको मेरे साथ कराची चलना होगा ताकि लाश की शनाख्त के बाद कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। जब हमने आपसे कह दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो आप क्यों इसरार कर रहे हैं? अरे दफना दीजिए उसे किसी खैराती कब्रिस्तान में, दफना दीजिए उसे। आप मेरी बात को समझें। देखें, कत्ल हुआ है, तफ्तीश करना तो ज़रूरी है, इसलिए लाश की शनाख्त के लिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चले चलो, हमारी बच्ची हमारा इंतजार कर रही होगी, उसकी लाश बेकफन पड़ी है। चले चलो। किस दिल से जाए, किस दिल से जाए? अरे आप यहाँ बैठी हैं, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा सही है। अरे आप वहाँ खिड़की के पास बैठ जाती, बारिश के बाद देखें गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ बेटा, धूप कितनी ताज़ा और सुनहरी है ना। अनवर, आज आप ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो आज तबीयत कुछ बोझल सी थी तो इसलिए ऑफ कर ली मैंने। अरे तो ये तो ग्रेट हो गया, फिर आज हम तीनों साथ लंच करते हैं। चलो, बहुत दिन हो गए, तुम कुक से कहो अपने बाबा की पसंदीदा मटन बिरयानी बनाए। जाओ। जी। अनवर, मुझे आपसे कोई बात करनी थी। एक मिनट। जी वकील साहब, आप कराची पहुंच गए? हाँ, मैं कुछ देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अनवर, कहाँ जा रहे हैं आप? आज ही तो मेरी कुछ तबीयत संभली है, बैठिए ना। नहीं, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम लोग खाना खा लेना। सबा, सबा। यानी अनवर शेख जो बज़ाहिर इतना एक कामयाब बिजनेसमैन नज़र आता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में इतनी परेशानियां और पेचीदगियां हैं। जी हाँ मैडम, अनवर की बीवी सादिया नफ्सियाती मसाइल से दो चार है और इन मियाँ बीवी के ताल्लुकात एक अरसे से कशीदा, लेकिन अनवर उसे छोड़ नहीं सकता। दरअसल ये बिज़नेस जो है वो अनवर के ससुर का है और सादिया इसमें मेजर शेयर होल्डर है। अच्छा, सबा और अनवर के फ़ोन रिकॉर्ड से क्या पता चला? मैडम, अनवर के फ़ोन रिकॉर्ड सबा से राब्ते की तरदीद करते हैं, लेकिन फ़ोन रिकॉर्ड सिर्फ 2 हफ्ते के हैं। क्या मतलब? मैडम, अनवर ने 2 हफ्ते पहले ही अपना नंबर तब्दील किया था और ये बात हमें रिकॉर्ड्स निकलवाने के बाद पता लगी।
तो इससे पहले उसके ज़ेरे इस्तेमाल जो नंबर था वो उसके शनाख्ती कार्ड से मालूम हो जाएगा कि कौन सी सिम्स निकली हुई थी उस नंबर पे, और फिर सबा के सेलफ़ोन रिकॉर्ड से भी इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि क्या वो अनवर के पुराने सेलफ़ोन नंबर पर राब्ते पर थी या नहीं। ठीक कह रही है मैडम आप, मैं पता लगवाता हूँ। आइयो साहब की हेलो जी, आइयो साहब। क्या? ठीक है, मैं मैडम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैडम नौरीन को होश आ गया। अच्छा, और उसने बयान दिया पुलिस को? उसने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, लेकिन उसके बयान से केस और उलझ गया है। क्या मतलब? मैडम उसका कहना है कि हमला सबा पर नहीं किया गया था, बल्कि उस पर किया गया था, असल टारगेट वो थी। अच्छा, उसने किसी पर शक का इजहार किया है? कोई उसको क्यों कत्ल करना चाहता था? मैडम आयो साहब ने बताया कि नौरीन के मुताबिक हमलावर ने उसी पर गोली चलाई थी। वो अपने बचाव में झुक गई तो गोलियों का सामना सबा को करना पड़ा। अच्छा, लेकिन हकाइक तो उसके बरक्स ही हैं। अगर कातिल नौरीन को कत्ल करना चाहता था तो फिर वो अपनी गोलियों का निशाना भी तो नौरीन को ही बनाता ना। नौरीन को तो सिर्फ एक गोली लगी है और उससे भी उसको सरसरी सी चोट आई है, जबकि कातिल ने सबा पर 3 मरतबा फायरिंग की है। 3 गोलियां लगी हैं सबा को और वो तीनों फेटल शॉट्स थे। उसने एम करके फायर किया है, सबा ही निशाना थी उसका। लाश? नहीं, हम उसकी लाश को किस तरह ले जा सकते हैं? हम तो खुद कराची में किसी के पास रह रहे हैं, और वैसे भी उस बदनाम ज़माने की लाश को मैं ले जाना नहीं चाहता। अरे हमारे नातवा कांधे उसका बोझ नहीं उठा सकते। अब उसे दफना दीजिए। आपकी संगीनी देखकर मुझे हैरत हो रही है। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है, आप उसे वसूल कर सकते हैं। आखिर आपकी बेटी थी वो, मगर उससे पहले आपको हमारे चंद सवालों के जवाब दें। मैं आपसे कह चुका हूँ कि हमें लाश नहीं लेनी, आप दफना दें उसे। और मेरी जगह अगर आप होते ना इंस्पेक्टर, तो शायद आप भी इतने ही संगीन होते। और जहाँ तक आपके सवालात का ताल्लुक है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़रत चाहता हूँ, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। और वो तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने लाहौर का घर छोड़ा था। वो आई थी, मेरी बच्ची माफी मांगने आई थी, दरवाजे पे दस्तक दी थी उसने। अम्मी, अबू, दरवाजा खोले, मैं हूँ सबा। अम्मी, अबू दरवाजा खोले। सबा? कौन सबा? हम किसी सबा को नहीं जानते। अबू, मैं सबा, आपकी बेटी। अबू, आपको याद है ना, जब मैं छोटी थी आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। आपने कभी मुझे अंधेरे में भी अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि आप जानते थे तारीकी से डर लगता है मुझे। मैं कोई गलत फहमी हुई है लड़की। हम अपनी बेटी को दफना चुके हैं, मर चुकी है वो। मैं मर चुकी हूँ या जिंदा दफना चुके आप लोग मुझे। अगर मुझसे ज्यादा आपको अपनी इज्जत के बुत से प्यार है ना, तो ठीक है, फिर सुन लें आप। आज तो मैं यहाँ आ गई हूँ ना, लेकिन आइंदा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और अगर यहाँ मेरी आएगी ना, तो सिर्फ लाश आएगी। सबा, आखिर जो कहा था उसने कर दिखाया। चली गई हमसे दूर, बहुत दूर। बेगम, दूर तो वो हमसे उसी दिन चली गई थी जब उसने अपने घर की दहलीज को अबूर किया था। मर गई थी वो हमारे लिए। और इंस्पेक्टर, हम कमजोर और ज़ईफ लोग, माजरत चाहता हूँ इंस्पेक्टर, हम आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकते।
आप हमें इजाज़त नहीं दे सकते, हम आपके सिवा नहीं दे सकते। देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो ये केस आगे नहीं बढ़ेगा और कातिल कभी नहीं पकड़ा जाएगा। आप लोगों का रवैया देखकर तो मुझे आप पर ही शक होने लगा कि कहीं गैरत के नाम पे आपने अपनी बेटी को खुद ही तो कत्ल नहीं कर दिया। नहीं बेटा, माफ करना, हम बूढ़ा बूढ़ी आपकी वाकई कोई मदद नहीं कर सकते। काफी अरसे से हमारा उससे कोई राब्ता नहीं था। हाँ, उसकी एक सहेली है शीरी, वो इसी शहर में रहती है। कुछ दिन पहले उसका फोन आया था मुझे, शायद वो कुछ जानती हो, वो आपको कुछ बता सके। शीरी, आप उसका नंबर दे दें मुझे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या ज़हनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। हेलो आमना साहबा, मैं एडवोकेट इम्तियाज बात कर रहा हूँ, अनवर शेख का वकील। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कैसे कॉल किया? अरे मैडम, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करती है? मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉल कर रहा था। दरअसल मेरे क्लाइंट का सबा मर्डर केस से कोई भी ताल्लुक नहीं। वकील साहब, शायद पहले मैं आपकी बात पर यकीन कर लेती अगर आपके क्लाइंट ने 2 हफ्ते पहले अपना सेलफोन नंबर ना चेंज किया और अचानक सबा से अपने ताल्लुकात मुनक़ता ना कर लिए होते। नहीं मैडम, इसकी वजह सबा नहीं थी। दरअसल मेरे क्लाइंट को बहुत धमकियां मिल रही थी तो मेरे ही मशवरे पर उसने अपना सेल नंबर तब्दील किया। और जिस वक्त वारदात हुई है मेरा क्लाइंट तो ऑफिस में था। पुलिस इस बात की चौकीदार से तस्दीक कर चुकी है। वकील साहब, आपको भी बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि एक मुलाजिम के लिए किस कदर मुश्किल होगा कि वो अपने बॉस के खिलाफ गवाही दे। उसने यकीनन झूठा बयान दिया है अपने बॉस को बचाने के लिए। हाँ, आप बात ठीक कर रही हैं, मगर अनवर के सेल फोन की लोकेशन और गाड़ी का ट्रैकर तो झूठ नहीं बोल सकता। हम ये बात अदालत में आसानी साबित कर देंगे कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है। अच्छा, अगर आपको इतना यकीन है अपने सबूतों पर तो फिर अदालत में आइएगा, वहाँ पर साबित कीजिएगा अपने क्लाइंट की सच्चाई। अदालत में आपसे मुलाकात होगी। क्या सबा का कत्ल हो गया? मगर कैसे? अभी कुछ दिनों पहले मेरे से फ़ोन पर बात हुई थी, बहुत खुश थी, कह रही थी कि वो अपना घर बसाने वाली है। बस ये तो खुदा की मर्जी है। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि वो शख्स कौन था जिससे सबा की शादी होने वाली थी? मैंने उससे पूछा भी था और काफ़ी बार फ़ोन भी किया, मगर उसने हंसकर बात टाल दी। मगर इस बात का यकीन है कि वो शख्स बाबर नहीं हो सकता। उससे अपने माजी से बहुत नफरत थी और मुकम्मल तौर पर अपना माजी दफन कर चुकी थी। हो सकता है ये कत्ल का राज भी उसके माजी में दफन हो। ये बाबर कौन है? बाबर ही वही शख्स था जिसकी वजह से सबा और उसके अहले खाने की बदबख्ती का आगाज़ हुआ। सबा जितनी खूबसूरत थी उतनी ज़हीन भी थी, बहुत गुरूर था उसे अपने ऊपर, किसी को भी मुंह नहीं लगाती थी। लेकिन बाबर का मामला ही कुछ और था। बाबर ने बहुत ही जल्द उसके दिल में अपना घर कर लिया। बाबर की साथी ने मास्टर ग्राम की बेटी का दिल जीत लिया। जल्द ही वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए। मगर ये नज़दीकें जल्द ही उसके घर वालों की नज़र में आ गई और फिर वही हुआ जो होता आया है। करोगी ऐसी हरकत? करोगी? क्या कर रहे हैं? बेटी है हमारी। ये बेटी है इसीलिए इसे थप्पड़ मारा है। अगर ये बेटा होती ना इसकी हड्डियां तोड़ देता मैं। एक बात कान खोलकर सुन लो बेगम, आज से इसका घर से बाहर जाना बंद, कॉलेज जाना बंद, कोचिंग सेंटर जाना बंद। अब ये इसी घर में कैद रहेगी, समझिए आप? अगर मुझे आपने कैद में ही रखना था तो आजादी क्यों दी? क्यों मुझे हौसला दिया जीने का? क्यों पढ़ाया लिखाया मुझे? और अगर ये हौसला आ ही गया था तो अब ये हुनर क्यों छीनना चाहते हैं मुझसे? बात बंद करो। कौन चला रही है बाप के सामने? आपके सामने मैं कैसे जुबान चला सकती हूँ? ऐसी तरबियत तो नहीं की आपने मेरी। हाँ, लेकिन
सच कहने का हौसला जरूर रखती हूँ मैं, और सच ये है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है तो फिर सजा किस बात की? गला घोट दूंगा मैं इसका। क्या कर रहे हैं? इकलौती बेटी है हमारी। मेरी बात सुन, मेरी बात शीरी से हुई थी। वो अच्छे पढ़े लिखे घर का लड़का है। बात बढ़ाने की बजाय बात निपटाने की सोचे। अगर जज्बात में कल कला को कुछ कर बैठी तो हम सोचते और हाथ मलते रह जाएंगे। तो हम क्या करें बेगम, क्या करें हम? उनसे मिलते हैं। जब उसके घर वाले बाबर से रिश्ते के लिए तैयार थे तो फिर मामला गड़बड़ कैसे हो गए? सबा की बेइजाजत की वजह से। जब उसकी बाबर से बात तय हुई तो उसे एकदम एहसास हुआ कि वो बाबर से मोहब्बत नहीं करती। कहती थी कि वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि उसे बगावत ने बहुत दिलेर बना दिया था। वो अपने परवाज़ की कुव्वत आजमाना चाहती थी। उसने खुद ही बाबर के घर वालों को फ़ोन करके अपनी मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। और इस फैसले पे बाबर का क्या रद्द अमल सामने आया? उसे ऐसा लगा जैसे उसकी भरे बाजार में बेइज्जती कर दी गई हो। कौन आई? तुम? मेरे ही खानदान के सामने धोखा दिया है मुझे। क्यों? क्यों सबके सामने जलील करवाया? क्यों? धोखा? कैसा धोखा? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं। और आज ये तुम्हारा रवैया देखकर लग रहा है कि वो भी मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और किस बात का गुस्सा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मर्द की माशरे में इज्जत होती है, औरत की कोई इज्जत नहीं होती? बोलो, जवाब दो मुझे। मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं आया, बल्कि ये बताने के लिए आया कि जिस हसीन चेहरे पर तुम्हें नाज है ना, आज मैं इसे चुटकी बजाकर कैसा बिगाड़ता हूँ। देखो तुम, देखो मैं क्या। ये क्या? शीरी बात सुनी क्या? बाबा, क्या कर रहे हो? पीछे हटो। बस इतनी ही दिलेरी थी। आ गई औकात तुम्हारी सामने। ये खौफ तुम्हारी बर्बादी की पहली झलक है। आगे आगे देखो होता है क्या। सबा, पागल हो गई हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों अपने घर वालों की इज्जत के पीछे पड़ी हो? देखो, बाबर बहुत अच्छा लड़का है। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? इस जानवर से शादी करने से अच्छा है कि मैं कहीं दूर चली जाऊं। ये शहर ही छोड़ दूं मैं। कहाँ जाओगी? क्या करोगी? ये बस बोलना आसान है। इस मौशे में अकेली औरत का जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? नामुमकिन तो नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं, कहीं जॉब कर सकती हूँ, खुद कमा के खा सकती हूँ मैं। और तुम देखना, एक दिन मैं यही करूँगी। वो अपने उसूलों पर जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर माशरे को ये बात कबूल ना थी और कत्ल कर दिया उसका। अच्छा, ये बताइए, सबा से होने वाली गुफ्तगू में उसने किसी अनवर शेख का जिक्र किया था, या फिर कोई ऐसा शख्स जो हालिया दिनों में उसे डरा रहा हो, धमका रहा हो? ना तो मैं किसी अनवर से वाकिफ हूँ और ना मैं ये जानती हूँ कि उसे किस तरह के खतरात लाहक हैं। और ये बाबर, ये इस वक्त कहाँ है? बाबर इसी शहर में है, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते मॉल गई थी तो मेरी वहाँ उससे मुलाकात हुई। वो वहाँ बतौर सुपरवाइज़र काम कर रहा है। तो आपने उसे ये बताया कि सबा भी कराची में ही है और उसकी जल्द शादी होने वाली है? बिल्कुल बताया था मैंने उसे। कौन सा मॉल था वो? हमें ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब पता है कि जब तुझे पता चला ना कि सबा शादी करने वाली है और इसी शहर में है, तो तुझे गुस्सा आ गया और तू आप बगोला हो गया गुस्से से, और तूने जाकर उसके घर पे उससे गोली मार दी। कहाँ है वो पिस्टल? आप मेरे पूरे घर की तलाशी ले चुके हैं। आपको वो पिस्टल मिला, या ऐसा कोई चश्मोदीद गवाह जिसने मेरी निशानदेही की हो, मेरी बाइक का नंबर नोट किया हो? नहीं ना। मुल्ज़िम हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा चालाक निकला। उसको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इंसान सिर्फ ऐसी ही चीज़ पर यकीन रखता है जिसे वो अपनी आंखों से देखे। इसीलिए वो एक के बाद एक अपनी मर्जी के मनाजिर हमें दिखाता रहा है और बड़ी कन्विंसिंग सी स्टोरी उसने बोली। कुछ समझा नहीं मैडम।
आपका इशारा है किसकी तरफ? अनवर शेख। लेकिन मैडम अब तो उसके फ़ोन लोकेशन और कार ट्रैकर के रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक हो गई है कि वारदात के वक्त वो अपने ऑफिस में था। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आंखों में धूल किस तरह से झोंकी जा सकती है। मैं उस चौकीदार का बयान पढ़ रही थी जो मॉर्निंग शिफ्ट में अनवर के ऑफिस के बाहर काम कर रहा था। पहले तो मुझे भी ये लगा था कि वो शायद अनवर को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा है, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद उसे भी धोखे में रखा गया। तुम एक मर्तबा दोबारा जाके उस चौकीदार से तो मिलो। कहा ना मैं बेकसूर। अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं लाहौर में ही मार देता जब उसने मुझे धोखा दिया था। अच्छा, तो 3 अगस्त को सुबह 9 बजे कहाँ था? बोल बोल। इंस्पेक्टर साहब, 3 अगस्त सुबह 9 बजे तो सबा का कत्ल सुबह 9 बजे हुआ। सर लगता है कि ये पागल हो गया है। ओए होश में आ और हमारे सवालों के सच सच जवाब दे। 3 अगस्त सुबह 9 बजे। आज से 3 साल पहले मैं सबा से सुबह पहली बार ही 3 अगस्त 9 बजे ही मिला था। और जिस वक्त आप कह रहे हैं कि मैंने उसका कत्ल किया, मैं सखर में था उस वक्त। आप चाहे तो मेरे ऑफिस कोलीग से तस्दीक कर सकते हैं। साहब, मैं पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा मकसद बिल्कुल आपको परेशान करना नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ कि उस दिन का जो भी वाकया था आप वो मेरे सामने दोहरा दें। साहब, इतवार का दिन था। रात 9:30 से सुबह 9:30 तक मेरी ड्यूटी होती है। फजर के बाद मुझे थोड़ी ऊँग आ गई। अचानक से हेडलाइट की तेज़ रोशनी पड़ी और हॉर्न भी बजा। मैंने देखा तो सामने साहब थे। मैंने फ़ौरन ही गेट खोल दिया और वो गाड़ी लेकर अंदर चले गए। अच्छा, ज़रा सोच के बताएं कि उस रोज़ गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? साहब, गाड़ी तो साहब ही ड्राइव करते हैं, उनके अलावा कौन हो सकता है? तुमने खुद देखा था? नहीं साहब, वो हेडलाइट की तेज़ रोशनी थी जिसकी वजह से मेरी आंखें चुंधिया गई थी और गाड़ी के शीशे भी गहरे कलर के थे जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया। चश्मा लगाया था उस दिन? साहब, ये तो याद नहीं है। अच्छा, उस रोज़ ऑफिस में और कोई भी था? साहब, इतवार का दिन था और स्टाफ की तो सबकी छुट्टी होती है। वो अहम मीटिंग थी जिसकी वजह से बड़े साहब को आना पड़ा और छोटे साहब तो पहले ही से मौजूद थे। कौन छोटे साहब? वो अदनान बाबा। वो लगभग 9:30 बजे आए थे। मैंने ही गेट खोला था। मैंने उनको सलाम भी किया था पर वो जल्दी में थे, चले गए। क्या तुमने उनका चेहरा देखा था? साहब, वो हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हुआ था और वो हेलमेट पहने पहने ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ था। इसीलिए चौकीदार को पता ही नहीं चला कि हेलमेट पहने हुए असल में वो शख्स है कौन। उसने तो चेहरा ही नहीं देखा था उस आदमी का। बिल्कुल, मगर मैडम मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि आखिर इस खेल का मकसद क्या था? इस खेल का मकसद सिर्फ अनवर के लिए एक एलिबाई बनाना था। ये साबित करना था कि जिस वक्त सबा का कत्ल हुआ अनवर शेख तो उस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद था। इसीलिए अनवर शेख का सेल फोन, उसकी कार ट्रैकिंग, हत्ता के उस चौकीदार को भी एक खेल का हिस्सा बनाया गया, उस चौकीदार को भी धोखा दिया गया। हकीकत तो ये है कि उस रोज़ सुबह ऑफिस में हेलमेट पहनकर जो इंसान दाखिल हुआ था वो अदनान था और जाए वारदात पर जिस शख्स ने सबा पर फायरिंग की थी वो मोटरसाइकिल सवार दरअसल अनवर था और इस जुर्म में अदनान और अनवर दोनों बराबर के शरीक हैं। आपका ये मफरूज़ा मैडम वाकई इस मामले को हल कर सकता है, लेकिन अब आखिरी सवाल है, इस जुर्म का मौरिक क्या था? ब्लैकमेलिंग। लेकिन ये डिटेल्स तो अब मुल्ज़मान से ही पता चलेंगी कि सबा असल में किसको ब्लैकमेल कर रही थी और क्यों।
देखिए, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। जो कुछ किया वो मैंने किया। अच्छा, कत्ल में अपने बाप का साथ देने वाला तुम्हारा वो बेटा बेकसूर, तो कसूरवार कौन है? वो लड़की जिसे तुमने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये सब कुछ उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ। बहुत ही शातिर और चालाक लड़की थी। मैं तो हमदर्दी में उसके करीब गया था, लेकिन उसने धीरे धीरे मुझे अपने जाल में फंसा लिया। वो मेरे सारे राजों से वाकिफ हो चुकी थी। वो जानती थी कि मैं अपनी बीवी से नाला हूँ, मगर उसे छोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जाली निकाहनामा बना दिया, धमकियाँ देने लगी कि मेरा कैरियर बर्बाद कर देगी। मैं रोया, गिड़गड़ाया, लेकिन देखो सबा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। ये जाली निकाहनामा है। हाँ, मगर जब तक ये बात अदालत में साबित होगी ना, तब तक हमारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होंगी। और देखो, तब तक वैसे ही तुम्हारी बीवी और बेटा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ चुके होंगे। तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? इस वक्त ये पूछने के बजाय तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी होनी चाहिए कि मैं आखिर तुमसे चाहती क्या हूँ। देखो, कुछ ज़्यादा नहीं चाहती मैं तुमसे, यही कोई 1.5 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ का अपार्टमेंट। सस्ता सौदा है, सोच लो। 2.5 करोड़? मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा चलो, कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, 2 हफ्ते का टाइम। तुम पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करो और मैं पैसे लुटाने की प्लानिंग करती हूँ। अच्छा, अब मुझे अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन भी देनी होगी, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पापा, अरे पापा क्या हो गया आपको? अरे इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। दो मुझे कान दो। अब मेरे रहने का, जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। इस औरत ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अरे मेरी इज्जत, मेरे नाम सफेद पानी फेर दी। अरे तो पापा, अपनी जान लेने से बेहतर है कि उस औरत को मारे ना। आप जैसे दिलेर आदमी को उसने अपनी जान लेने पे मजबूर कर दिया। फिर अदनान की बात मेरे दिल को लगी। मैं जानता था कि उसके कत्ल का शक लोग मुझ पे ही करेंगे। इस बात को साबित करने के लिए कि कत्ल के दिन जाए वक़्त पर मैं मौजूद नहीं था, और ये भी जानता था कि पुलिस दौरान तफ्तीश मेरा सेलफोन डेटा, लोकेशन और कार ट्रैकर की इंफॉर्मेशन लेगी। बस इसी टूल को मैंने अपना हथियार बना लिया। मंसूबा तो तूने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कि ये केस आमना कबीर के हाथ लग गया और उन्होंने तुझे बेनकाब कर दिया। सबा ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन कानून का सहारा लेने के बजाय तुमने कानून हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद ये साबित करते हैं कि सबा का कत्ल अनवर शेख ने अपने बेटे अदनान शेख की मावनत से किया। लिहाजा ये अदालत अनवर शेख को ज़ेर दफ़ा 302/34 के तहत सज़ाए मौत, जबकि उसके बेटे अदनान शेख को कत्ल की मावनत पर उम्र कैद और मुबलिग 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।